Welcome. सिंदबाद द सेलर, सेकंड वॉयज। सिंदबाद नाविक, दूसरी यात्रा। सिंदबाद द सेलर की 7 यात्राएं द अरेबियन नाइट्स से ली गई एक कहानी है, जो 7 सदियों से चली आ रही कहानियों का एक संग्रह है। सिंदबाद को अपने माता पिता से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। पहले तो उसने इसे लापरवाही से मौज मस्ती में बर्बाद किया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर निकले। उन्होंने अपनी यात्राओं में कई साहसिक कार्य किए। अपनी पहली यात्रा में वो व्हेल से घिरे एक व्हेल द्वीप में फंस गया था। चालक दल के सदस्यों ने उसे मरा समझकर छोड़ दिया, लेकिन वह चमत्कारिक ढंग से बच निकला। यह जानने के लिए पड़े कि उनकी दूसरी यात्रा में क्या हुआ। एक द्वीप पर छोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी पहली यात्रा से लौटने पर मैंने अपने जीवन के शेष दिन बगदाद में चुपचाप बिताने का फैसला किया था, लेकिन बहुत जल्द ही मैं इस तरह के बेकार जीवन से थक गया और एक बार फिर खुद को खोजने के लिए तरस गया समुद्र पर। और इसलिए मैं दूसरी बार एक अच्छे जहाज में अन्य व्यापारियों के साथ गया, जिन्हें मैं जानता था कि वे सही आदमी थे। हम अक्सर लाभदायक सौदे करके एक द्वीप से दूसरे द्वीप भी गए। अचानक एक दिन हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां की भूमि फलों के वृक्षों से आच्छादित थी और उत्कृष्ट पानी के झरने थे। न तो घर थे और न ही इसके रहने वाले। जब मेरे साथी फूल और फल बटोरने के लिए इधर उधर भटकते थे, तो मैं एक छायादार जगह में आराम करने के लिए बैठ जाता था। कुछ मिनटों के बाद मैं सो गया। कितनी देर तक सोता रहा यह मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली और इधर उधर भटकने लगा, मैं यह जानकर चौंक गया कि मैं अकेला था और जहाज अब समुद्र में नहीं था। मैंने सोचा कि मैं एक बड़ी परेशानी में हूँ और इसलिए मैं इधर उधर भागा और असमंजस में था कि क्या करूँ। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। और जब किनारे से मैंने जहाज को पूरी पाल के नीचे देखा, तो क्षितिज पर गायब हो गया। मैं पूरी तरह से कामना करता था कि मैं सुरक्षित रूप से घर पर रहने के लिए संतुष्ट हो गया था, लेकिन छून की इच्छाएं मेरा कुछ भला नहीं कर सकती। इसलिए मैंने साहस किया और बचने के उपाय की तलाश में इधर उधर देखने लगा। फिर मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और मैंने सबसे पहले अपनी चिंतित दृष्टि समुद्र की ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी उम्मीद नहीं मिली। इसलिए मैं भूमि की ओर मुड़ गया और मैं एक विशाल चमकदार सफेद वस्तु से उत्साहित था, इतनी दूर कि मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या हो सकता है। रॉक का अंडा। पेड़ से उतरकर मैंने जल्दी से अपनी आवश्यकताओं के लिए जो बचा था उसे इकट्ठा किया और जितनी जल्दी हो सके निकल गया और उसकी ओर चला गया। जैसे ही मैं इसके पास आया, यह मुझे विशाल आकार और ऊंचाई की एक सफेद गेंद के रूप में दिखाई दिया, और जब मैंने इसे छुआ तो मैंने पाया कि यह बहुत चिकनी और मुलायम थी। उस पर चढ़ना असंभव था, क्योंकि वहां पैर रखने का स्थान ही नहीं था। तो मैं उसके पास चला गया। मैं इसके चारों ओर घूमा ताकि कोई रास्ता मिल सके, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। हालांकि मैंने गिना कि यह कम से कम 50 कदम का चक्कर था। इस समय तक सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन काफी तेजी से अंधेरा छा गया। वहां मैंने देखा कि एक विशाल काला बादल मेरे ऊपर आ गया है, और मैंने आश्चर्य से देखा कि यह असाधारण आकार का एक पक्षी था जो पास में मंडरा रहा था। तब मुझे याद आया कि अक्सर नाविक एक अद्भुत पक्षी के बारे में बात करते हैं जिसे रॉक कहा जाता है, और यह मेरे लिए हुआ कि जिस सफेद वस्तु ने मुझे इतना भ्रमित किया था, वो उसका अंडा होना चाहिए। निश्चित रूप से पक्षी उस पर बैठ गया। उसे गर्म रखने के लिए उसे अपने पंखों से ढांक लिया, और मैं अंडे के पास ऐसी स्थिति में बैठा था कि पक्षी के पैरों में से एक, जो कि एक सूंड के समान और बड़ा होगा पेड़, मेरे ठीक सामने था। अपने आप को समायोजित करते हुए मैं इसमें सुरक्षित रूप से बस गया, इस उम्मीद में कि रोज जब यह अगली सुबह उड़ान भर सकता है, तो मुझे अपने साथ निर्जन द्वीप से दूर ले जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही सुबह सूरज निकला, पक्षी अपने घोंसले से हवा में उठा और मुझे ऊपर और ऊपर ले गया जब तक कि मैं पृथ्वी को नहीं देख पाया, और फिर अचानक वह इतनी तेजी से नीचे आया कि मैं लगभग होश खो बैठा। जब मुझे पता चला कि रॉक बस गया था और मैं एक बार फिर से ठोस जमीन पर था, तो मैंने जल्दी से अपने आप को उसके पैर से छुड़ा लिया और एक पल भी नहीं, पक्षी के लिए एक विशाल सांप पर झपट्टा मारा
और अपनी शक्तिशाली चोंच से कुछ वार करके उसे मार डाला और उसे पकड़कर एक बार फिर हवा में उठा और जल्द ही मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे संदेह होने लगा कि क्या मैंने निर्जन द्वीप को छोड़कर गलती की है। हीरो की घाटी। जिस घाटी में मैंने खुद को पाया वह काफी गहरी और सनकरी थी और ऊंचे पहाड़ों से इतनी सीधी और पथरीली थी कि उनके किनारों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। जैसा कि मैं चला गया इस जगह से बचने के किसी तरीके की तलाश में, मैंने देखा कि जमीन हीरे से ढकी हुई थी, उनमें से कुछ बड़े अप्रत्याशित आकार के थे। इस नज़ारे ने मुझे बहुत खुशी दी, लेकिन मेरा आनंद जल्द ही समाप्त हो गया जब मैंने कई सांपों को भी देखा जो इतने लंबे और इतने बड़े थे कि उनमें से सबसे छोटा एक हाथी को बड़ी आसानी से निगल सकता था। सौभाग्य से मेरे लिए वे दिन के समय गुफाओं में छिपे हुए प्रतीत होते थे और वे केवल रात के समय ही बाहर निकलते थे, क्योंकि उनके दुश्मन रॉक। दिन भर मैं घाटी में इधर उधर घूमता रहा और जब अंधेरा हो गया तो मैं एक गुफा में चला गया और एक पत्थर से प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। मैंने बचा हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन रात भर सांप इधर उधर रेंगते हुए, भयानक फुफकारते हुए, ताकि मैं मुश्किल से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर सकूं। जब सुबह हुई तो मैं बहुत आभारी था और जब मैंने चुप्पी से अनुमान लगाया कि सांप वापस अपने स्थान पर चले गए थे, तो मैं जल्दी से अपनी गुफा से बाहर आया और फिर से घाटी में ऊपर और नीचे चला गया। हीरो को मेरे रास्ते से हटा दिया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि वास्तव में वे इस स्थिति में एक आदमी के लिए बेकार चीजें हैं। अंत में बहुत थका हुआ होने के कारण मैं एक चट्टान पर बैठ गया, लेकिन मैंने मुश्किल से अपनी आंखें बंद की जब मुझे लगा कि मेरे बगल में एक धड़ के साथ कुछ गिर गया है। यह ताज़ा मांस का एक बड़ा टुकड़ा था और जैसा कि मैंने इसे देखा, मेरे बगल में कुछ और टुकड़े लुढ़क गए। मैंने हमेशा सोचा था कि नाविकों ने हीरो की प्रसिद्ध घाटी के बारे में जो कहानियां सुनाई वे सच नहीं थी, लेकिन अब मुझे उन पर विश्वास हो गया था। ये व्यापारी घाटी में उस समय आए थे जब उकाबों ने अपने बच्चों को सेया था। तब व्यापारियों ने घाटी में मांस के बड़े टुकड़े फेंके। हीरे पर इतने बल के साथ गिरने वाले टुकड़े निश्चित रूप से कुछ कीमती पत्थरों को अपने साथ ले जाते थे। जब चील मांस पर झपटती थी और अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए अपने घोंसले में ले जाती थी, तब व्यापारी अपने खजानों को सुरक्षित रखने के लिए चिल्लाहट और चिल्लाहट के साथ माता पिता गरुड़ को डराते थे। इस क्षण तक मैंने घाटी को अपनी मृत्युशैया के रूप में देखा था, क्योंकि इससे जीवित निकलने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। लेकिन अब मैंने हिम्मत की और इस जगह से बचने के उपाय खोजने लगा। मुझे जो भी बड़े बड़े हीरे मिल सकते थे, उन्हें मैंने अपने चमड़े के बटुए में बड़ी सावधानी से रखना शुरू किया। मैंने इसे अपने बोरा बेल्ट से बांध लिया। फिर मैंने मांस का वह टुकड़ा चुना जो मेरे प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त लगा और मैंने उसे अपनी पगड़ी की सहायता से अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। ऐसा करने के बाद मैं अपने चेहरे के बल लेट गया और उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। मैंने जल्द ही अपने ऊपर उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और उम्मीद के मुताबिक उनमें से एक ने मेरे मांस के टुकड़े को पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने घोंसले की ओर उड़ गया, जिसमें उसने मुझे वर्तमान में गिरा दिया था। सौभाग्य से मेरे लिए व्यापारी पहरा दे रहे थे और अपने सामान्य चिल्लाने की व्यवस्था करते हुए वे गरुड़ को डराते हुए घोंसले की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनका विस्मय बहुत विस्मयपूर्ण था और उनका क्रोध भी कि उन्होंने उनका सामान्य खजाना लूट लिया था। लेकिन जब मैंने उन्हें हीरे दिखाए तो वे सभी मेरे चारों ओर जमा हो गए, मेरे कारनामों पर आश्चर्य कर रहे थे और उस योजना का अनुमोदन कर रहे थे जिसके द्वारा मैं घाटी से भाग निकला था। रात में वे मुझे अपने डेरे में ले गए। मैं कुछ दिनों के लिए व्यापारियों के साथ रहा और फिर जब वे घर की ओर जा रहे थे तो मैं खुशी खुशी उनके साथ हो लिया। थैंक यू फोल्डेड हैंड्स।